नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। तमाम अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी। घने जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के वक्त परिसर में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर काफी हद तक हो चुकी है बातचीत। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना समझौते का हिस्सा बताया। गर्मी और लू की दोहरी मार से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट किया जारी। और भारतीय एथलीट गुरविंदर वीर सिंह ने रचा इतिहास। फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और मार्को रूबियो शामिल होंगे। रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिकी दृष्टिकोण साझा किया। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में गंभीर मुगलान के डोरी माल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन जारी है और इस क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। जब संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कड़ी कर दी ताकि आतंकवादी भाग न सकें और मौके पर अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है और वरिष्ठ अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं और ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, लिहाजा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंच चुकी है, जहां त्विषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स दिल्ली ने 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। भोपाल एम्स में वीडियोग्राफी के साथ ही शव परीक्षण की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। और आपको बता दें कि 12 मई को त्विषा शर्मा का शव भोपाल के कटरा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके पहले पुलिस ने रिटायर्ड जज, जिला जज और उनके वकील बेटे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए सोमवार को इस केस को सूचीबद्ध किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों और अभिभावकों को भारी तकनीकी समस्याओं जैसे कि वेबसाइट का क्रैश होना, पेमेंट फेलियर और धुंधली स्कैन कॉपी का सामना करना पड़ा था।
भुगतान गेटवे और पोर्टल में रुकावटें देखने को मिली थी और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई री इवैल्यूएशन प्रक्रिया में तकनीकी खामियों पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को सर्वर डाउन टाइम और भुगतान गेटवे में गड़बड़ी और संचालन में हुई चूक के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही प्रक्रिया को संचालित करने वाली एजेंसियों की तैयारी और जवाबदेही भी तय करने को कहा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तकनीकी समस्याओं से छात्रों की सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा लॉगिंग करने से सर्वर डाउन हो गया और कई चरणों में वेबसाइट हैंग की शिकायतें भी आईं और फीस का भुगतान करने के लिए पेमेंट करने के बावजूद पोर्टल पर वेरिफिकेशन फेल और पेंडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा था, जिससे छात्रों में दोबारा पेमेंट कटाने का डर पैदा हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और बैठक में असम के विकास, आर्थिक वृद्धि और भविष्य की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पिछले 5 वर्षों में असम को केंद्र सरकार द्वारा मिले सहयोग के लिए आभार जताया। बैठक में राज्य में बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। असम के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर के द्विवेदी भी बैठक में मौजूद रहे। देश के तमाम इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है और मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्व अनुमान जताया है। हालांकि कुछ स्थानों पर लू चलने की भी संभावना है और दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और जैसलमेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के अधिकांश शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और राज्य के कुछ क्षेत्रों में लू और कहीं कहीं भीषण लू चलने का अनुमान है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 26 और 27 मई के लिए कुछ हिस्सों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्व अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में 28 मई तक लू की स्थिति जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारसुगुड़ा, संबलपुर और बुलानगीर जिलों में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है, जबकि बुलानगीर जिले के कुछ स्थानों पर रात में भी गर्मी रहने का अनुमान है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों की वापसी सुनिश्चित होने जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे यह कदम वन्यजीवों और स्थानीय इकोसिस्टम के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनने के लिए तैयार है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में घोषणा की कि बाघों की पुनर्स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत की जाएगी। इसे देश में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक लंबे समय बंगाल में हमने बक्सा में टाइगर हमारा समाप्त हो गया। अब बहुत जल्दी ही हम बंगाल सरकार से बात करके टाइगर री इंट्रोडक्शन का काम ये बक्सा में भी करने का काम करेंगे। हम लोग इसके साथ ही और जो स्पीशीज़ हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं वापिस से कहना चाहूँगा, धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है,
धरती मनुष्य की करुणा के को एग्जिस्टेंस के लिए है। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। 2022 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाकर भारत के घास के मैदानों और जैव विविधता को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और नामीबिया में भारत के पूर्व उच्चायुक्त प्रशांत अग्रवाल की नई किताब ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया इस मिशन के पीछे की कूटनीतिक पहल और संरक्षण संबंधी प्रयासों को सामने लाती है और ये दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक योजना के जरिए भारत वन्यजीव संरक्षण में नया मुकाम हासिल कर रहा है। This project succeeded because of an extraordinary convergence of vision and political will, all thanks to the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, whose vision enabled these magnificent cats coming back to our grasslands. EM Dr. Jaishankar and Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji provided steadfast guidance. भारत अब वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। एक और चीतों की पुनर्वास योजना तो दूसरी ओर बाघों के लिए नए आवास तैयार करना। चीतों की वापसी से लेकर बाघों के नए बसेरों तक भारत का वन्यजीव संरक्षण अभियान अब विज्ञान, कूटनीति और सतत विकास के संगम के साथ आगे बढ़ रहा है। ये प्रयास न केवल जैव विविधता की रक्षा करता है बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी मजबूती प्रदान करता है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर से सुरक्षा को चुनौती देते हुए गोलीबारी की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति व्हाइट हाउस के पास स्थित सुरक्षा चेक पॉइंट पर पहुंचा और वहां तैनात अधिकारियों पर गोली चला दी। सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पश्चिमी गेट के नजदीक स्थित चेक पॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी और उसने करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं और सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर हो गया। जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। गोलीबारी में एक नागरिक के घायल होने की भी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान समझौते पर पहुंचने के काफी करीब है और जल्द ही इस समझौते की आधिकारिक घोषणा होगी और होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना इस समझौते का हिस्सा होगा। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फोन पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन समेत संबंधित पक्षों के नेताओं से एक बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये बातचीत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और शांति से जुड़े एक समझौता ज्ञापन से संबंधित रही और इस समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। और इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी सकारात्मक बातचीत का दावा किया। बोलीविया में कई हफ्तों से जारी प्रदर्शन और सड़क जाम से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी बीच बोलीविया सरकार ने शनिवार को राजधानी ला पास और एल आल्टो तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये अभियान पूरी तरह से सफल नहीं हो सका और प्रदर्शनकारियों ने फिर से बैरिकेड लगा दिए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें और पत्थरबाजी भी हुई। लगातार जारी विरोध प्रदर्शन ने बोलीविया देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे आम नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कल रात सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर वस्तुएं फेंकी और कूड़ेदान में आग लगा दी। सर्बिया के छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन ने इससे पहले बेलग्रेड में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान चुनाव और सुधारों की मांग को दोहराया था और ये प्रदर्शन दिसंबर 2024 में नोवी सेंट रेलवे स्टेशन हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद से लगातार जारी है। और पूर्वी यूक्रेन के रूसी नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में छात्रावास पर ड्रोन हमले में मौतों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। अधिकांश मृतक युवा महिलाएं हैं और रूस ने कहा है कि हमला स्टारोब्लिक्स के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पर हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ
प्रतिशोध के विकल्प तैयार करने का आदेश दिया है। यूक्रेन की सेना ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि उसने इलाके में एक विशिष्ट ड्रोन कमांड यूनिट पर हमला किया था और उसकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया था। पुतिन ने कहा कि इलाके में कोई सैन्य अड्डा नहीं था। रूस के राज्य समाचार एजेंसी रिया के मुताबिक 3 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और क्षेत्र में रूसी प्रशासन के मुख्य लियोनिद पासेचनिक ने 21 पीड़ितों का विवरण देते हुए एक प्रारंभिक सूची प्रकाशित की, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं और सबसे कम उम्र की महिला की आयु भी 18 वर्ष थी। उन्होंने 41 घायलों की सूची भी प्रकाशित की, जिसमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति 15 वर्ष का था। और बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच NDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। और अब खबर कान फिल्म फेस्टिवल से। कान फिल्म फेस्टिवल केवल ग्लैमर और प्रीमियर का तक सीमित नहीं है। ये फेस्टिवल सिनेमा का सबसे आइकॉनिक आयोजन माना जाता है। आइए जानते हैं कि कान से जुड़े 12 रोचक तथ्य जो इसको खास बनाते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल किसी महल में नहीं होता। प्रसिद्ध रेड कारपेट पैलेस डेज फेस्टिवल्स के बाहर बिछाई जाती है। ये एक आधुनिक कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स है, खास फेस्टिवल के लिए बनाया गया है। पहले सबसे बड़ा पुरस्कार पाल्म डियोर नहीं था। 1955 से पहले इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम था ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म, जिसे संक्षेप में ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता था। पाल्म डियोर के बाद से शुरू किया गया, जो कान शहर के प्रतीक चिन्ह पर बने ताड़ के पेड़ों से प्रेरित था। फेस्टिवल की शुरुआत फांसीवादी प्रभाव को रोकने के लिए हुई। 1930 के दशक में वेनिस फेस्टिवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए फ्रांस ने कान की स्थापना की ताकि कला स्वतंत्र रहे। 1968 में एक बार ये महोत्सव बीच में ही बंद हो गया था। फ्रांसीसी छात्र विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जिन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो जैसे फिल्म निर्माताओं ने स्क्रीनिंग रोक दी थी। इस आयोजन को रद्द कर दिया गया और कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। कान में ड्रेस कोड है। ग्रैंड थिएटर लुमियर में प्रीमियर के लिए औपचारिक पोशाक जरूरी है। नग्नता और भारी कपड़े मना है। आजकल टक्सीडो, गाउन, कॉकटेल ड्रेस और नेशनल कॉस्ट्यूम ही स्वीकार्य हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन देना एक परंपरा है। प्रेस की ओर से तालियों का समय निर्धारित किया जाता है। कुछ स्टैंडिंग ओवेशन 15 मिनट से भी अधिक समय तक चलते हैं और फिल्म की लोकप्रियता और बिक्री की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। फैशन कॉन्ट्रैक्ट महीनों पहले साइन किए जाते हैं। कई स्टार्स रेड कारपेट पर डिजाइनर ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव आउटफिट पहनते हैं। रेड कारपेट पर सेल्फी नहीं, फेस्टिवल ऐसा इसलिए करता है ताकि फ्लो तेज और एलिगेंट बना रहे। डील्स सिर्फ ऑफिस में नहीं, यॉट्स पर भी होती है। मरीना के यॉट्स प्रोड्यूसर्स और सेल्स एजेंट्स के मीटिंग रूम की तरह काम करते हैं। कान नेशनल सिनेमा को दुनिया के सामने लाया। ईरानी, रोमानियाई, थाई और कई अन्य फिल्म मोमेंट्स को ग्लोबल पहचान मिली। पाम का डिजाइन हर जगह है। ट्रॉफी, पोस्टर, स्टेज डिजाइन, ये फेस्टिवल और सी साइड पहचान का प्रतीक है। प्रोग्रामर्स हर साल दुनिया भर से फिल्में चुनते हैं। 12 दिनों में फिल्म्स की स्क्रीनिंग और जूरी द्वारा मूल्यांकन होता है और क्लोजिंग डे पर विजेताओं का ऐलान होता है। मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ DD न्यूज कान।
और यूरोप के एक सुंदर देश स्वीडन में आम और ख़ास लोग करते हैं फीका पर चर्चा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फीका है क्या। स्वीडन में फीका का मतलब वही होता है जिसे भारत में चाय पे चर्चा कहते हैं। बस अंतर इतना भर है कि भारत में चाय और कॉफ़ी के साथ नमकीन खाने की परंपरा है, लेकिन स्वीडन में फीका के साथ लोग मीठा प्रयोग करते हैं। और स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में एक फीका हाउस का हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने जायजा लिया कि फीका के मूल मंत्र को समझने की कोशिश की। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्तताओं के बीच जब मन कई बार थक हार जाता है तो स्वीडन में लोग कहते हैं कि चलो फीका करते हैं। फीका का मन में भाव आते ही आपके दिमाग में ये बात कौंध उठेगा कि फीका यानी कि टेस्टलेस, लेकिन स्वीडन का जो फीका है इसमें टेस्ट है, ये बिल्कुल मीठा है। फीका कॉफी को कहते हैं, जिस कॉफी के साथ मीठे चीज खाने की यहाँ पर प्रचलन है। जो मीठा चीज आपके पास साफ दिखाई पड़ेगा, हॉट चॉकलेट और तमाम तरह के वैसे व्यंजन जिसको इंडिया में चाय के साथ नमकीन खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चाय के साथ कॉफ़ी के साथ ये मीठे चीज़ खाए जाते हैं। This is raspberry pie, this the first one, and the second one is apple pie and nuts cake and chocolate cake, and we bake all of them here. यहाँ पर देखिए ये फीका पे चर्चा की जा रही है। कॉफ़ी है यानी फीका, कैंडल लाइट मोमबत्ती जली हुई है और तमाम जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जो फीका के साथ खाई जाती हैं उसको आप बखूबी यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप दिन में एक कार्यशैली में होते हैं तो थोड़े चंद लम्हों के लिए कार्यशैली रोक के दोस्तों के साथ बैठ के कॉफ़ी, कुछ मीठा आप लेते हैं और थोड़ा सा क्षण भर के लिए, पल भर के लिए आराम कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा काम से आपका दिमाग हट जाए। का हिंदी में बगैर चीने के, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मीठी है, बोला फीका जाता है। जैसे भारत में चाय पे चर्चा होती है, लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कई समस्याओं का निदान निकालने की कोशिश टेबल पे करते हैं, तो क्या उसको उस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं कि चाय पे चर्चा जैसे होती है वैसे ही फीका पे चर्चा के लिए लोग स्वीडन में इकट्ठा होते हैं? आप जिस जिंदगी को कैसे जीते हैं, एक चाय की प्याली या कॉफ़ी के कप के साथ, एंड आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं जो भी काम उस क्षण कर रहे होते हैं। Oh, fika. Well, I think it's a nice time to kind of take a break during the day, get your brain some breath and enjoy have a nice tea, take the time for tea. ये है हॉट चॉकलेट, जिसको आप फीका की शक्ल में तैयार किया गया कॉफ़ी कह सकते हैं, और इसे पीने के लिए वैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल निकाल कर यहाँ पहुँचते हैं और एक दूसरे से अपने मन के भाव को साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जब कभी स्वीडन की यात्रा पर आइए, फीका करने ज़रूर पहुँचिए और इस हॉट चॉकलेट का आनंद ज़रूर उठाइए। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोथेनबर्ग, स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और खेल की खबरों में भारतीय फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। गुरिंदर वीर 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियन गेम्स के लिए भी टिकट पक्का कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें, नमस्कार।